नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की 27 मई 2024 को एक जजमेंट आई थी, जिसमें जो एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो अराइजेस हुई थी सिविल अपील स्पेशली पिटीशन सिविल नंबर 729 ऑफ 2020, और ये जजमेंट थी 27 मई 2024 को आई थी। तो यहाँ पर जो अपीलेंट हैं उन्होंने एक केस था वो फाइल किया था। उनका मीन्स उनको एक एक्सीडेंट में की शिकार हो गई थी, तो उनको उन्होंने एक MACT ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया था, और MACT ने अपनी जो कॉम्पनसेशन थी वो क्लेम की थी, 10 लाख की कॉम्पनसेशन थी वो क्लेम की थी। और MACT ने उनकी जो एप्लीकेशन थी उसमें जो कॉम्पनसेशन थी अवार्ड जो की गई थी वो 2.5 लाख की कॉम्पनसेशन थी वो अवार्ड करती थी। और जब उन्होंने आगे फिर अपील फाइल की तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि एक अपील फाइल बाय द इंडिजेंट पर्सन। तो इंडिजेंट पर्सन वो लोग होते हैं जो मीन्स एक्सट्रीमली पुअर होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता कोर्ट फीस देने के लिए, तो ऐसे एक एप्लीकेशन मूव की थी। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि सूट आपने 10 लाख का फाइल किया था, लेकिन अब आपको जो कॉम्पनसेशन है वो 2.5 लाख की अवार्ड हो चुकी है, तो आप इंडिजेंट पर्सन नहीं कहलाएंगे, और ये एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी। हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया अपनी ऑर्डर शीट में कि जो कॉम्पनसेशन है वो अभी तक उनको मिली नहीं है, लेकिन फिर भी कोई रिलीफ नहीं ग्रांट हुआ। फाइनली मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो कुछ जो लीगल ऑब्जर्वेशंस हैं वो अपने जजमेंट में लिखवाई हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके कंटेंट्स को और समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये केस। तो ये जो देखिए ये जजमेंट है, और इसमें यहाँ पर बताया है कि क्या जो पर्सन जो लीगल क्वेश्चन था, मीन्स स्पेशली पिटीशन फाइल की थी तो एक लीगल क्वेश्चन सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ पर माननीय कोर्ट ने सेट किया था क्वेश्चन कि क्या वो पर्सन जो इंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन लेने के लिए बाय द वे ऑफ क्लेम, जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में जो उनको एंटाइटलमेंट जिनको होती है, तो क्या उन पर्सन को जो अवार्ड कर दी जाती है तो वो कॉम्पनसेशन, तो क्या वो उनका जो स्टेटस है इंडिजेंट पर्सन्स का वो चला जाता है, और कि जब भी कोई इनको कोई अवार्ड की जाए तो क्या उनका इंडिजेंट पर्सन का जो स्टेटस है वो चला जाता है। इन अदर वर्ड्स में बताया कि क्या जो पर्सन जिनको अवार्ड किया गया है कॉम्पनसेशन का, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन का, जबकि उनको कॉम्पनसेशन मिली ही नहीं हो, क्या वो अगर अवार्ड कर देने से कॉम्पनसेशन अगर उनको नहीं मिली हो तो क्या वो डिसएंटाइटल्ड हो जाते हैं अपील फाइल करने के लिए, कि जो अगर उन्होंने कॉम्पनसेशन की एनहांसमेंट करनी हो तो ऐसा ही यहाँ पर इस जजमेंट में मीन्स इस केस में देखने को मिला। तो फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स पे आप गौर करते हैं कि अपीलेंट जो है वो एक क्लेमेंट थी। उन्होंने एक MACT ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया था बिफोर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जामनगर में। वहाँ पे MACP नंबर 100 था, जो उनकी एक्सीडेंट में मीन्स एक्सीडेंट हुआ था उनके साथ 4 जुलाई 2010 को, जब वो बाइक के पिलो राइडन में मीन्स ट्रैवल कर रही थी। एक ट्रक ने उनको हिट कर दिया था, उनसे उनको इंजरी सस्टेन हुई थी। तो फिर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ था हॉस्पिटल में 14 दिन के लिए, फिर इसके बाद प्लास्टिक सर्जरी भी करानी पड़ी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब उनकी जो मंथली इनकम थी 3,000 रुपये पर मंथ थी, लेकिन जब एक्सीडेंट होने के बाद परमानेंट डिसेबलमेंट हो गई तो वो उसके बाद वो काम नहीं कर पाई, और इसलिए उन्होंने क्लेम था वो 10 लाख का और 18% के इंटरेस्ट के साथ और कॉस्ट के साथ क्लेम फाइल किया था। ट्राइब्यूनल ने जो अवार्ड था वो कर दिया था 2,41,745 रुपये विद 9% इंटरेस्ट के साथ, जब तक टिल डेट ऑफ रियलाइजेशन प्रोपोर्शनेट कॉस्ट तक। उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। उनके बाद वो उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में एक रेगुलर फर्स्ट अपील RFA जिसे कहते हैं वो फाइल की, और एक मिसलिनियस सिविल एप्लीकेशन भी फाइल की, जिसमें क्लेमेंट ने प्रे किया कि उनको परमिशन दी जाए एज ए फर्स्ट अपील फाइल करने के लिए, और एज ए इंडिजेंट पर्सन के तौर पे उनकी जो फर्स्ट अपील है वो एक्सेप्ट की जाए। हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर लिखवाया 7 अगस्त 2018 को। उनकी जो सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी, डिसमिस कर दी।
और उन्होंने ऑर्डर में ये लिखवाया था कि ट्राइब्यूनल में आपने 10 लाख का क्लेम फाइल किया था, ट्राइब्यूनल ने पार्शली अलाउ कर दिया क्लेम को, तो आपके पास 2,41,745 रुपए विद 9% इंटरेस्ट के साथ दिया गया था। तो ऐसे में आपको इंडिजेंट पर्सन नहीं कहा जाएगा, इसलिए आपको कोर्ट फीस पहले देनी होगी। तो अब कोर्ट ने अपने डिसीजंस को देखा। एक मठाई एम आई के थे वर्सेस सी के एंथोनी का एक जजमेंट आई थी, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिजेंट पर्सन को माननीय कोर्ट ने अपनी जजमेंट में काफी हमें डिटेल में डिस्कशन किया था। उसके कंटेंट्स यहाँ पर उस जजमेंट के यहाँ लिखे हैं। अब कोर्ट ने एक आगे फिर पैराग्राफ में बताया कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो है वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि कौन जो इंडिजेंट पर्सन जो कौन है जो वो सूट फाइल भी कर सकते हैं और अपील भी फाइल कर सकते हैं। तो इसके जो सिविल सीपीसी में अगर आप प्रोविजंस देखेंगे तो इसके एक जो ऑर्डर्स हैं वो बताए गए हैं। सीपीसी का अगर ऑर्डर अगर आप 33 देखेंगे तो ये स्पेसिफिकली डिफाइंड किया है कि जो वो व्यक्ति जो सूट फाइल कर सकते हैं जो इंडिजेंट पर्सन है। तो सूट ऑर्डर 33 को अगर देखेंगे तो उसमें ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो बना हुआ है सूट फाइल बाय द इंडिजेंट पर्सन, और ऑर्डर 44 जो है वो अपील फाइल बाय द इंडिजेंट पर्सन है। ये पूरा डिफाइंड है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम कंसर्न में है जो सेक्शन 173 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में जो अपील फाइल की गई थी। अब रूल 1 ऑर्डर 44 क्या डील करता है, उसका जो कंटेंट्स हैं ऑर्डर सीपीसी के वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए। तो मींस कौन से व्यक्ति हैं जो इंडिजेंट पर्सन जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं, जो फीस नहीं दे सकते मेमोरेंडम में, तो वो एप्लीकेशन जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ फाइल करेंगे, एक मिसलेनियस टाइप की एक एप्लीकेशन की फाइल करेंगे, और उनको अलाउ मे बी अलाउ टू अपील एज इंडिजेंट पर्सन। कोर्ट अलाउ कर सकती है उसको इंडिजेंट पर्सन के तौर पे जिन्होंने अपील फाइल की है, और जो भी प्रोविजन जो उस पर एप्लीकेबल होंगे। तो माननीय कोर्ट ने एक भी जजमेंट आई थी आरपी देव वर्सेस चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ केरला, उसमें भी पैरा नंबर 8 पे अपने ये दो प्रोविजंस को डिस्कस किया था। और एक ऑर्डर 33 का जो कोड था मींस सिविल प्रोसीजर कोड का, तो इसकी डिटेल डिस्कशन थी। वो एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स की जजमेंट आई थी। ये कब आई थी जजमेंट? 2001 में आई थी। उस जजमेंट में भी डिस्कस किया था। तो उसमें जो फॉलोइंग प्रिंसिपल्स थे वो कोर्ट ने बताए थे उस जजमेंट में कि एक इनेबलिंग प्रोविजन होता है जो सूट जो है वो इंडिजेंट पर्सन द्वारा फाइल किया जाता है, जो इसमें कोर्ट फीस नहीं देनी होती एट इनिशियल स्टेज पे। अगर जो प्लेंट है, अगर डिग्री जो है वो प्लेंटिफ के फेवर में चली जाती है तो कोर्ट फीस जो है वो कैलकुलेट की जाती है एज इफ अगर कोर्ट में प्लेंटिफ ने कोई भी सूट फीस एज ए इंडिजेंट पर्सन के तौर पे नहीं दी गई हो, तो फिर ऐसे में जो अमाउंट है वो स्टेट जो है रिकवर करती है। अगर सूट डिसमिस भी हो जाए तो कोर्ट फीस जो है वो रिकवरेबल बाय द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट चार्ज ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो कोर्ट ने आगे फिर बताया, पैरा नंबर 20 में बताया कि एक प्रोविजन है कि डेफरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस। तो उसका एक बेनिफिट प्रोविजन ये था कि पूरे लिटिगेंट्स को हेल्प करने का जो रिक्विजिट कोर्ट फीस नहीं दे सकते हैं। तो क्योंकि गरीबी का ग्राउंड होता है, उसकी वजह से अगर कोर्ट फीस नहीं दे सकते तो एक प्रोविजन भी बना हुआ था। और ऑर्डर 33 ऑर्डर 44 जो इनकी जो इंटेंशन थी ऑर्डर की उनसे अनमिस्टेकेबली बताया गया है। तो वो अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है पैसा पेमेंट करने की कोर्ट फीस की, तो उसको रोका नहीं जा सकता कि वो कोर्ट ना आए। सिविल प्रोसीजर कोर्ट में जितने भी कोर्ट फीस फाइल होती है, पिटीशन फाइल की जाती है, उसमें कोर्ट फीस दी जाती है। तो यहाँ पर एक ये प्रोविजन इंडिजेंट पर्सन्स के लिए बना था ताकि वो भी कोर्ट में आके अपना जो रेमेडी ले सके। अब यहाँ पर बताया कि ये अनक्वेश्चनड है क्योंकि एक जो पर्सन जो है वो डिससेटिस्फाइड थे जो उनको कॉम्पनसेशन अवार्ड की गई थी। तो 10 लाख की कॉम्पनसेशन थी तो 2.5 लाख की अवार्ड की गई थी। और फिर कोर्ट ने आगे फिर बताया कि
स्टेट ने यहाँ पर अपील में थी ऑब्जर्वेशन, ये हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि जो कॉम्पोजिशन मेजर अमाउंट थी वो ये भी रिकॉर्ड में लिया गया कि वो उनको अमाउंट नहीं लिया गया है। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने उसी एक्सट्रैक्ट को मींस गौर किया, लेकिन जो ग्राउंड था उनका वो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि क्योंकि अवार्ड जो है वो उनको अभी मिला नहीं है तो वो अभी पैसे नहीं दे सकती है। अब यहाँ पे कोर्ट ने एक अगला प्रोविजन था ऑर्डर 44 का, जो 3 रूल 3 सब पार्ट 2 क्या कहता है, इंक्वायरी एज टू वेदर एप्लीकेंट इज एन इंडिजेंट पर्सन। तो उस जो प्रोविजन ये कहता है ऑर्डर 44 रूल 3 सब पार्ट 2 की अपीलेट कोर्ट जो है ने यहाँ पर कोई किसी प्रकार की इंक्वायरी नहीं की थी। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि इन सारे ग्राउंड से देखते हुए हम यहाँ पर अपील को अलाउ करते हैं और इम्प्यून जजमेंट थी जो हाई कोर्ट ने पास की थी उसको सेट असाइड करते हैं। अगर हम कोर्ट ने कहा कि हम इस मैटर को रिमांड भी कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में इंक्वायरी के लिए जो प्रोविजन जो बताया गया था मींस ऑर्डर 44 रूल सब पार्ट 3(2) का जो बना हुआ था, लेकिन पेक्युलर फैक्ट्स को देखते हुए हम यहाँ पर लिबर्टी देते हैं अपीलेट को कि वो फाइल करें अपील एज ए इंडिजेंट पर्सन। अगर वो जब एप्लीकेशन फाइल की जाएगी तो फिर उसे वेरीफाई किया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। तो साथ में कोर्ट को ये डायरेक्शन भी दी कि वो काफ़ी टाइम लैप्स हो चुका है इसमें, अवार्ड जो था 2016 का था और मिसलेनियस एप्लीकेशन भी जो है वो जो फाइल की गई थी रेगुलर फर्स्ट अपील में वो 7 अगस्त 2018 का था। तो यहाँ पर कोर्ट ने हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी जो है 6 वीक्स के अंदर जजमेंट की रिसीप्ट के अंदर मिल लेने के बाद वो 6 वीक्स के अंदर उसमें 6 मंथ्स के अंदर डिस्पोजल करें। और ये ऑर्डर आया था 27 मई 2024 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।